बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये वीडियो सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से है और कुछ थोड़ी दीगर मालूमात के हवाले से है कि जब आपने सोलर स्ट्रक्चर बनवाना है तो उसके अंदर किन किन एहतियातों का ख्याल रखना है और डील कैसे करनी है। यहाँ इंस्टॉलर्स जो हैं वो अपनी ना तजुर्बाकारी की बिना पर अच्छे खासे जो सोलर का स्ट्रक्चर होता है उसको सत्यानाश कर देते हैं। अब ये बैक साइड पे एक आपको सोलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये मेरे भाई का है। वहाँ पे हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की थी सिर्फ़ एक इंस्टॉलर की नातजुर्बाकारी की वजह से, क्योंकि हम लोगों को, हम इस फील्ड से नहीं हैं लेकिन हम टोटली इन पर डिपेंडेंट होते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो हमें ही गलत नज़र आ रहा होता है, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं इस चीज़ की समझ होती, क्योंकि ये तो लोग काम कर रहे हैं। अभी असल में जो सोलर का काम है रिसेंटली उस पे ज़्यादा बूम आया है। पहले तो इतनी ज़्यादा महंगी बिजलियाँ नहीं थी, अब लोग ज़्यादातर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए अब नए नए इंस्टॉलर्स आए हुए हैं। उनसे बचते हुए आपने अपने तौर पे सही तौर पे काम कैसे करवाना है। तो सबसे पहले जो डील है मेरी इस इंस्टॉलर से ये हुई थी, क्योंकि पिछली जो गलतियां हमने देखी उसमें हमने कहा यहाँ नहीं दोहरानी, तो इससे मेरी डील ये हुई है कि मैं ये सारा सामान जितना भी इसमें लगेगा वो सब मैं प्रोवाइड करूँगा। इन्होंने सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी है। तो इनसे मेरी जो डील हुई वो 4.25 रुपये पर वाट के हिसाब से इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ये सारा स्ट्रक्चर इवन के कलर करके और इसके ऊपर पैनल रख के और इन्वर्टर लगाकर सारे सोलर सिस्टम को चालू करके देंगे, यानी कि 4.25 रुपये पर वाट के हिसाब से। मैंने कहा चलें ठीक है, डन। मैंने ये सामान वगैरह सारा ख़ुद परचेज़ किया और परचेज़ करके इनको दिया। ये फिर अब लोग आए और इनकी जो टीम थी वो पहले वालों की निस्बत काफ़ी तजुर्बाकार थी और कोऑपरेटिव भी थे। पहले वाले भी कोऑपरेटिव थे, अच्छे लोग थे, बट उनके पास जो टीम है वो तजुर्बाकार वाली टीम नहीं थी। तो ये लोग फिर भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव भी हैं और तजुर्बाकार भी हैं। तो सबसे पहले इसमें था मरहला मेरे लिए इसको परचेज़ करने का था। मैं मार्केट से जाकर ख़ुद ये परचेज़ करके लाया। पहले मैंने इनको बोला यार तुम खुद परचेज़ कर लो, मैं पैसे दे देता हूँ। तो फिर इन्होंने जो मुझे बिल दिया और फिर जब मैंने मार्केट में जाके देखा तो वो काफ़ी डिफरेंस था, यानी कि छोटा छोटा डिफरेंस करके भी इस सारे स्ट्रक्चर के ऊपर 20 से 25,000 30,000 रुपये का टोटल डिफरेंस आ जाना था अगर मैं उसको पैसे देता। या ज़ाहिर बात है उसकी इसके अंदर मार्जिन होंगे। कोई मुफ्त में किसी के लिए तो कुछ करता नहीं है, ज़ाहिर बात है उसने अपने मार्जिन तो रखने होते हैं। तो आप अगर आपने पैसे भी बचाने हैं, चीज़ भी अच्छी बनवानी है, तो आपने कभी भी ऐसे उनसे डील नहीं करनी कि जी आप सामान भी आप खुद लेकर आएँ, आप सब कुछ लगाएं और हम आपको टोटल पैसे दे देंगे। इससे जितना इसके अंदर लोहा लगा हुआ है ना, उन्होंने कभी भी इतना नहीं लगाना था, क्योंकि उन्होंने तो पैसे बचाने हैं। उसने सामान में से भी बचाने हैं और मज़दूरी में से भी बचाने हैं, सब में से उसने पैसे बचाने हैं। तो मैंने ये कहा कि भी मैं ये सामान मैं ख़ुद लेकर आऊँगा। तो ये मैं सारा सामान ख़ुद मार्केट से परचेज़ करके लाया। उनकी कोटेशन के मुताबिक टोटल मैंने 20 से 25,000 अपना सेव किया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे दूसरी जो चीज़ है, एक तो ये स्ट्रक्चर लग गया। अब इसमें स्ट्रक्चर लगाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, आप अपनी तसल्ली करें, इंस्टॉलर के ऊपर कभी भी आप ट्रस्ट ना करें, आप अपनी तसल्ली करें कि आप जो ये स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, जो बेसिक मालूमात हैं वो तो आपके पास होनी चाहिए कि आप जो स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं आया आपको वो मैक्सिमम आउटपुट देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सबसे पहले। यानी कि हमारे पास जो इस पैनल की डायरेक्शन होती है वो साउथ फेसिंग होती है। तो मेरा साउथ फेसिंग बनता है ये, बट मेरे जो घर की डायरेक्शन है सीधी इस तरह है, बिल्कुल साउथ फेसिंग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वो कंपास की एप्लीकेशन मिलती है, वो आप मोबाइल से डाउनलोड कर लें और मोबाइल को सीधा करके आप अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर देख सकते हैं कि आपका 180 डिग्री कहाँ बन रहा है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अब जब जैसे सूरज यहाँ से निकल रहा है और उसके बाद यहाँ पे गुरूब हो रहा है, तो आपको वो मैक्सिमम आउटपुट दे, निकलते ही वो बनाना शुरू कर दे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और गुरूब होते होते तक वो प्रोडक्शन जारी रखे। अगर आपके पैनल सही डायरेक्शन में होंगे और उनका जो एक टिल्ट एंगल है, ये वाला टिल्ट एंगल, यानी कि जब ऊपर से नीचे तक जो आ रहे हैं सोलर की जो वो है इस तरह डायरेक्शन जो है,
एक तो डायरेक्शन है वो यूँ लेफ़्ट राइट, एक डायरेक्शन है इस तरह ऊपर से नीचे तक। तो अगर वो डायरेक्शन आपकी टिल्ट एंगल कहलाती है, वो जो डायरेक्शन है वो आपके लैटिट्यूड के करीब करीब होनी चाहिए। अब हमारा जो मुल्तान का लैटिट्यूड है वो 30 है डिग्री, तो हमारी जो बनती है, जो इस ऐप के थ्रू हमें नज़र आ रही थी, वो आ रही थी 26 डिग्री। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि 20-22 डिग्री के ऊपर रखें, ताकि ओवरऑल जो आपको पूरा साल जो है ना प्रोडक्शन, वो ज़्यादा से मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको दे। तो लेकिन ये जो मेरा टिल्ट एंगल बन रहा है, ये तकरीबन टिल्ट एंगल मेरा 16 डिग्री का बन रहा है, जो मैंने इस ऐप से देखा है। तो 16 डिग्री भी ठीक है, 15-16 डिग्री, 20 डिग्री, इसमें फिर इस ऐप के अंदर ये भी एबिलिटी है कि वो आपको बताती है कि आपका टिल्ट एंगल अगर ये होगा और आपका जो पैनल है वो साउथ फेसिंग इस डिग्री पर है, जितनी डिग्री पर आपका होगा। अब ये मेरा जो साउथ फेसिंग मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि मेरे घर की डायरेक्शन ऐसी है और मैंने प्लेटें इस कदर तादाद में बना रहा हूँ। अब ये देखें कि ये बिल्कुल दीवार के साथ गार्डर आया हुआ है, और उधर से ये एक गार्डर दीवार के बिल्कुल साथ आया हुआ है। अब ऊपर से जो पैनल्स आएंगे वो भी इस दीवार के तकरीबन करीब होंगे। अब टोटल ये जो इसमें डिस्टेंस है एक दीवार से लेकर ये दूसरी दीवार तक का, ये तकरीबन 33 फुट का डिफरेंस वो डिस्टेंस है। अब इसके अंदर जो मैं पैनल लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप में पैनल लगाने से जो मैंने क्यों इसको सेलेक्ट किया, मैंने पोर्ट्रेट क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैनल ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट लगाता तो शायद मुझे कम मिलते। तो उसमें मैं पैनल्स लगा ऐसे रहा हूँ छत के ऊपर कि ये जो पहली एरिया नज़र आ रहा है, इसमें 3 रोज़ होंगी पैनल की, यानी कि 4 4 4 12 पैनल पहले रोज़ में होंगे। फिर उसके बाद ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये चलने की जगह मैंने बनाई है ताकि मैं इसके ऊपर खड़ा होकर अपने पैनल्स को वॉश कर सकूं सही तरीके से। ये इतनी हाइट पर है कि मैं ऊपर से जब पैनल के ऊपर से सर मेरा और कंधे मेरे ऊपर आ जाएंगे ताकि मैं ब्रश से धो सकूं। वैसे मैंने इसके अंदर जो बनाना है वो मैंने ऑटोमेटिक स्प्रिंकल्स लगाने हैं ऊपर, हर पैनल के ऊपर 2-2 स्प्रिंकल्स लगेंगे ताकि वो ऑटो वॉश तो हो जाए, क्योंकि हर वक्त ऊपर चढ़ना और उसको वॉश करना एक अलहदा डिफ़िकल्ट जॉब है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हर हफ्ते जो है ना एक दफ़ा इसको ऑटोमेटिकली बस बटन दबाया और उसने खुद ही वॉश कर दिया, और महीने में एक बार ब्रश से ऊपर जो है ना उसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, इसकी सफाई के लिए आप किसी भी किस्म का पत्थर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि नमक पत्थर है, सर्फ पत्थर है, इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने इसको धोना है तो या तो सिर्फ पानी से धोएं, या फिर इसके अंदर जो है ना आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे आपके पैनल्स के ऊपर जो लगा शीशा है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो आपने जब धोना है तो या तो सिर्फ पानी से धोना है या इसको आपने शैम्पू से धोना है, शैम्पू वाले पानी से धोना है, और ब्रश से आपने इसको साफ़ करना है ताकि इसके ऊपर जो कीचड़ जमा हुआ है वो भी साफ़ हो जाए और आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। अच्छा, तो बाकी जो 3 रोज़ आएंगी वो इस तरफ आएंगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ये हैं कि आपका एंगल हो गया, और आपकी ओरिएंटेशन के अलावा आपके स्ट्रक्चर में मजबूती कितनी है उसका भी आपने ख़्याल रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सपोर्ट्स होती हैं कि जो आपने सपोर्ट्स दी हैं वो कैसी हैं, आपकी सपोर्ट्स अच्छी लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। अब हमने यहाँ पे जब इसको गड़ा किया है, इसको गार्डर को लगाने के लिए, ये गार्डर का जो साइज़ है ये 5 इंच का है गार्डर। इसे वैसे 6x4 बोलते हैं, लेकिन है ये इसका जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच का होता है। अब इसके अंदर जब घड़ा किया है तो इसके नीचे मैंने ये प्लेट एक लगाई है। ये प्लेट का जो साइज़ है वो 10x10 का है, 10x10 इंच का है। नॉर्मली लोग यहाँ पे 8x8 का लगाते हैं, तो मैंने ज़्यादा मजबूती के लिए 10x10 इंच की प्लेटें लगवा ली, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे नीचे सरिये भी वेल्ड करवाए हैं ताकि जब इसके ऊपर मैं कंक्रीट फिल करूँगा, सिविल वर्क होगा तकरीबन 1-1 1.5 फुट ऊपर, तो ये इसके मजबूत हो जाए, ये ना हो कि जो गार्डर जो है वो उसके बीच में कोई खला आ जाए, गैप आ जाए। तो
तो ये मज़ीद मजबूती के लिए मैंने ये सरिये साथ में वेल्ड करवा लिया। मेरे पास पड़े हुए थे पुराने सरिये, तो मैंने इसको साथ ही वेल्ड करवा लिया। और दूसरी इसमें जो ख्याल रखना है आपने, ये जो प्लेट के ऊपर हमने बोल्ट लगाए, ये एंकर बोल्ट लगाए हैं, ये हमने रावल बोल्ट नहीं लगाए। रावल बोल्ट उसके थे लोहे के, और ये जो एंकर बोल्ट हैं ये मैंने स्टेनलेस स्टील के लिए हैं। एंकर बोल्ट भी लोहे के आते हैं, लेकिन मैंने स्टेनलेस स्टील के इस वजह से लिए कि इसमें मजबूती होती है, इससे ये जंग नहीं पकड़ता। वो जो लोहे वाले होते हैं वो बहुत नरम से होते हैं और उस पर इतनी मजबूती नहीं होती, और वो जंग भी पकड़ सकते हैं। तो इसलिए जब एक दफ़ा ख़र्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बेहतर कर लें। वो जो रावल बोल्ट है वो मुझे मिल रहा था 40-45 का 370 का, ये मुझे मिला है 175 का 370 का। इसके अंदर जो है हमने गढ़ा करके नीचे से हमने इसका जो लेंटर है वो निकाल कर फिर ये लगा कर उस लेंटर में सुराख करके इसको अच्छी तरह से टाइट किया हमने। और इसकी जो पहले उन्होंने जो है की है वो एक धागा लगा के बिल्कुल एक उसको लेवल किया सीध में, मतलब 3 अगर वो है तो वो सारे एक लेवल में है। और लेवल से भी आप लेवल करवा सकते हैं, धागा लगा लेंगे तो वो उससे भी बेस्ट हो जाएगा। तो हर तरह से लेवलिंग भी उन लोगों ने कोशिश की है करने की कि हर गार्डर दूसरे गार्डर के बिल्कुल बैक साइड पर ही हो, जबकि वो पिछला जो हमारा स्ट्रक्चर लगा उसके अंदर बिल्कुल लेवलिंग भी नहीं थी, और उसमें इस तरह से उन्होंने ये सरिये भी नहीं लगाए हुए मजबूती। वैसे तो हमने अपने तौर पे उसमें भी बड़ी कोशिश किया कि बाद में मजबूती रखें, हम अपने गार्डर लेकर आए हैं। और उसमें जो दूसरी एक वो सबसे बड़ी वो थी ये जोड़, जो यहाँ पे जोड़ की है ना, जब एक गार्डर ज़ाहिर बात इतना बड़ा गार्डर तो नहीं होता, अब 2 गार्डर को मिला के एक गार्डर लगाया, और अब इस जो गार्डर में जब जोड़ आ रहा है ना, तो इस पे हमने प्लेटें लगवाई हैं जोड़ के बीच में। और अगर आप कोशिश कर सकें तो प्लेट लगवाने के बाद इस के अंदर, अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लोज़ करूं शायद आपको नज़र आ जाए, तो ये प्लेट के अंदर प्लेट लगाने के बाद इसके नीचे अगर आप कोशिश करें कि एक सपोर्ट भी दे सकें तो एक सपोर्ट भी दें। अगर सपोर्ट आ जाए उसके नीचे तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो कम से कम जो है इस तरह एक प्लेट लगी हो वो भी मज़बूत होती है। उधर ना वो प्लेट लगी हुई थी, ना उन्होंने नीचे वो गार्डर लगा रहे थे परले उसके अंदर, और जो है बस खाली उन्होंने वेल्ड किया आपस में और उसको लगा दिया। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इसकी मजबूती ऐसे नहीं होती, तो हम तो उस वक्त खामोश रहे। हमें अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब उन्होंने सी चैनल में भी ऐसे ही किया कि जोड़ लगाकर जब सी चैनल को चढ़ाने लगे तो वो वज़न से ही टूट गया उसका वेल्ड किया हुआ जोड़। तो फिर हमने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। फिर हमने उसके नीचे एक गार्डर्स की लेंथें लगवाई, और उसके गार्डर के बीच में जो जहाँ जोड़ था वहाँ पे जो है इसका एल शेप जो ये मिलती है, ये एल शेप, ये वाली हमने जो है ना इसके नीचे उसको फिक्स करवाया। एंगल आयरन इसे बोलते हैं, वो मेरे जहन से निकल गया था। तो वहाँ उसमें ये गलतियाँ थीं, लेकिन उसको भी हम फिर बाद में फर्दन जो है मज़बूत अपने तौर पे करते रहे। दूसरे उस पे आता है ये सपोर्ट्स। हमने ये सपोर्टें जो लगाई हुई हैं, आपकी ये सपोर्टें जो हैं वो मज़बूत होनी चाहिए। इन सपोर्टों में वो हिलना वाला लफ ना हो कि आप उसको जब गार्डर को पकड़ के ज़ोर से हिलाएं तो वो हिल ना रहा हो। ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही हिलना शुरू कर दे और वो कांपता रहे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना उसके जो है ये टांके लगे हैं ये भी शायद टूट सकते हैं। तो अपने तौर पे कोशिश करनी है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला था वो ये 2 जो पिछली लेग्स हैं, ये चूँकि 15 फुट हाइट ऊपर हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हिल रही हैं और रिस्की सा काम है, तो इसको सपोर्ट कैसे देनी है। तो इसको और पीछे से अगर हवा का प्रेशर भी आए तो ये ना हो ना कि ये सारा स्ट्रक्चर ही नीचे जा गिरे पड़े। तो उसके लिए इन जो 2 लेग्स को सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको कैसे सपोर्ट देनी है इन 2 लेग्स को। तो इन 2 लेग्स को फिर मैंने यहाँ से इसको जो है ना सपोर्ट दी, और इसकी वो ऊपर लगा रहे थे इसी फर्श के ऊपर। मैंने कहा नहीं यार ये ऊपर ना लगाओ, इसको भी गढ़ा करके इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट बना के इसको रबल बोर्ड के ज़रिए जो है ना मैंने यहाँ पे फिक्स करवा दिया, और अच्छी तरह उसको रबल बोल्ट को भी टाइट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जॉइंट कर दिया, नीचे भी वेल्ड हो गए, उसमें भी लग गया। अब ये वाला हिस्सा भी जो है ना मेरा अब मज़बूत हो गया है। अब ये लेग भी नहीं हिलती, अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ तो ये लेग भी मेरी काफ़ी मज़बूत है। इसमें मैंने फर्दर मज़ीद इस तरह की सपोर्ट्स वगैरह दे दी हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मज़बूत है और मज़बूती के हवाले से अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़दशा नहीं है। और उसमें ये जो चलने वाले हमने यहाँ पे एक जगह बना लिया, ये भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर और बड़ी आसानी हो जाएगी कि अभी हम ऊपर आराम से इसके ऊपर, बल्कि मैं यहाँ पे एक सीढ़ी फिक्स भी लेके इसके साथ इसको वेल्ड करवाऊँगा, अटैच करूँगा जो होती है सीढ़ी, ताकि इसमें अगर सफाई करने के लिए हम ऊपर चढ़े तो किसी किस्म का डर ना हो। यानी कि जब हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर इस तरह के बनाते हैं जो हमारे छतों से ऊपर हों, तो वहाँ पे मजबूती और आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं कि आसानी भी हो आपको, ताकि आपने ये रोज़ रोज़ जो सफाई करनी है इसकी, ये आपको आसानी से हो सके, वरना फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो आपने सपोर्टों का ख्याल रखना है और आपने ख़ुद परचेज़ करना है ताकि आप ज़्यादा सामान लेके इसके ऊपर लगा सकें, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत बना सकें। वरना अगर इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इंस्टॉलर इतना लोहा नहीं लगाएगा, इतनी सपोर्टें नहीं लगाएगा। वो तो कहेगा मैं अपने पैसे बचाऊँ, ये भी बचाऊँ, वो भी बचाऊँ। तो वो फिर एट द एंड होगा क्या कि वो आपके स्ट्रक्चर ऐसे खड़े होंगे जैसे यहाँ पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े तो ये भी हैं कि बग़ैर किसी सपोर्टों के, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये इन स्ट्रक्चर को पोलियो हो गया हो। एक खाली पाइप के ऊपर उसने बग़ैर किसी सपोर्ट के इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आंधी तूफ़ान में चल रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह ने चाहा तो खड़ा रहेगा, इसको भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात ताकतवर है, बाकी हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक इसके अंदर जो थी मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो डायरेक्शन है ना हमारे पैनल्स की, वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए, ये वाला साउथ फेसिंग। अब मेरा जो मकान इधर बना हुआ है वो इतना साउथ फेसिंग नहीं है, ये साउथ वेस्ट फेसिंग में ज़्यादा आता है। तो मैंने जितना हो सका अपने इसको स्ट्रक्चर को साउथ फेसिंग फेरने की कोशिश की, तो भी ये 215 डिग्री पे आ रहा था। 215 डिग्री पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो ऊपर सी चैनल लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर जब हम प्लेटें रखेंगे ना, इस सी चैनल को ही हम थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर से फेर सकते हैं। तो मैंने कहा यार जितना मैक्सिमम आप फेर सकते हो तो फेर लो। तो उन्होंने इन सी चैनल को थोड़ा जो है वो साउथ फेसिंग डायरेक्शन के अंदर लगाया। अब उसकी मिसाल ऐसे है कि जो पहला ये सी चैनल मेरा लगा हुआ है, अब ये देखें कि ये गार्डर के कितने फासले पे है, ठीक है। अब इसी तरह वो जाते जाते आगे सी चैनल जो है वो आगे बिल्कुल गार्डर के एंड तक पहुंच गया है। तो उसने जो सी चैनल को आगे से किया ना, वो इस तरह इस रुख तब्दील करता गया, यानी कि एक एक इंच जो है वो कम करता चला गया और सी चैनल को हमारे इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ फेरता चला गया। अब ये जो सी चैनल लगा हुआ है ये थोड़ा बाहर लगा हुआ है, ये थोड़ा अंदर होता गया और आखिरी जो है वो महज 4 या 5 इंच 6 इंच जो है ना वो बाहर निकला हुआ है। बाकी ये तो तकरीबन 11 साढ़े 11 इंच था। तो इस तरह उसने कहा मैं इतना फेर सकता हूँ इसको। मैंने कहा चलो यार जितना फेर सकता है ये साउथ फेसिंग उतना हो जाए। फिर मैंने जो ऐप है उस ऐप से जब मैंने ये चेक किया कि मेरा जो डायरेक्शन इसकी बन रही थी, ये बन रही थी 205 डिग्री 204-5 डिग्री तकरीबन। तो उस साउथ और इसका जो टिल्ट एंगल मुझे बना वो बना 16 डिग्री। तो टिल्ट एंगल ये मैंने आपको शायद बताया होगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि ये यहाँ से सी चैनल हाइट और इसकी ये जो आगे से जितनी हाइट है उसके मुताबिक जब सी चैनल आएगा ये तकरीबन 16 डिग्री। यही ऐप के अंदर ही पता लग जाता है, इसी ऐप्स के अंदर कि कितने डिग्री है और कितना इसका साउथ फेसिंग कितने डिग्री है। तो वो आप इन दोनों चीज़ें ये उससे चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा उसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी देगा और इसमें पूरा साल आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी वगैरह वगैरह, और पूरी एक डिटेल है उसके अंदर आप ऐप्स में देख सकते हैं। वो सोलर की जो ऐप है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, माई सोलर ऐप के थ्रू है। तो उससे हमें सब पता लग जाता है कि हमारे एरिया का लैटिट्यूड क्या है और हमारे इसकी जो जहाँ हम खड़े हैं उसकी डायरेक्शन क्या है वगैरह वगैरह, वो आप उससे सब देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से थोड़ा सा पता हो और आप इससे डिस्कस कर लें। बेहतर यही है। अगर आप कहते हैं कि जी सब कुछ इंस्टॉलर करे तो फिर आप इंस्टॉलर से कहें कि मुझे नक्शा बना कर दे सबसे पहले कि आप
कितनी सपोर्टें लगाएंगे, कौन सी सपोर्टें लगाएंगे, पाइप कितने गेज का यूज़ करेंगे, आप एंगल आयरन जो पट्टी है वो कितने गेज की और किस तरह की किस साइज़ की यूज़ करेंगे, और आप गार्डर का इस्तेमाल करेंगे या पाइप का इस्तेमाल करेंगे। वैसे पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी जो है ज़ंग खा जाते हैं। और इसको प्रॉपर जो है कलर करना चाहिए। अभी ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है हमारा स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर रंग होना बाकी है। अब इसमें मैंने जो है वो कह रहा था कि ब्लैक कलर करवाएं, मैंने कहा नहीं ब्लैक नहीं करवाना, वाइट करवाना है। वाइट का फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं से अगर कोई कलर ख़राब नज़र आ रहा है तो आप उस कलर को दोबारा वहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैक में पता ही नहीं लगेगा कहाँ कलर हुआ हुआ कहाँ नहीं हुआ हुआ। इस तरह आपकी जो मेंटेनेंस होगी हर 2 साल बाद जो आपने कलर करवाना होगा वो आपको सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। तो साल 2 साल बाद अगर आप कलर करवाते हैं इसको तो वो वाइट कलर सही बताएगा कि यहाँ से कलर होना है अभी, तो आपको वो इजी रहेगा वाइट कलर, उससे स्ट्रक्चर ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और उसमें कलरिंग। अब उसके बाद जब कलर हो जाएगा, कलर के फौरी बाद जो है ना फिर मैं इसके यहाँ पे सिविल वर्क करवा दूँगा। इसके अंदर जो है ना वो बजरी रेत और सीमेंट का जो होता है एक ब्लॉक वो बन जाएगा। अभी चूँकि सर्दियाँ हैं तो उस ब्लॉक को सूखने में भी 5-7 दिन चाहिए। फिर जो है उसके बाद मैं इसके ऊपर पैनल को एडजस्ट करवाऊँगा और उसमें जो भी उसका इलेक्ट्रिकल काम है वो बाद में होगा, क्योंकि वो नीचे दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे पैनल रखेंगे तो ये ना हो नीचे से ब्लॉक व्लॉक हिल जाए। तो इसलिए रंग करवाने के बाद मैंने सोचा कि अब इसकी सिविल वर्क करवा के इसके ब्लॉक्स भरे जाएंगे नीचे, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ना पैनल्स वगैरह को रखा जाएगा जब अच्छी तरह से ब्लॉक सूख जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने जो सोलर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनवाना है, उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, उसकी सपोर्टें क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या सहूलियात को मद्देनज़र रखना है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि एलिवेटेड ना हो। जैसे ये मैंने अभी इतना बड़ा एलिवेटेड, उस वक्त मुझे चढ़ते हुए भी खौफ आ रहा था कि मैं इतने ऊपर चढ़कर इसको साफ़ कैसे करूँगा। तो कोशिश यही हो कि आपकी अगर छत पे नीचे कहीं लग सकता है और उस पर आपको ज़्यादा धूप भी मिल सकती है, अगर आपकी छतें ऐसी हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मजबूरी है। तो इस तरह अगर ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुई या कुछ हुआ तो आपको फिर एलिवेटेड ही बनवाना पड़ेगा। तो वो मुझे मजबूरी के तहत जो है ना ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर ही बनवाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो हमने मिस्टेक्स की हैं वो अगली उसमें आप नहीं मिस्टेक करेंगे, लेवल्स का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कोई अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं। हमारे मुल्तान में जिससे मैंने ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल करवाया माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया, बहुत कोऑपरेटिव बंदा है, जैसे कहता गया हूँ वैसे बेचारा करता गया। तो ये नहीं है कि बाद लोग नाक मुँह चढ़ाते हैं, नहीं जी उसने अच्छी तौर पर किया, खुद तजर्बाकार है, फिर साथ साथ हमने भी उसको कहते कि यार इस तरह करते जाओ तो वो उसने वैसे वैसे किया है। तो इसका नंबर मैं दे दूंगा वैसे आपको, शबीर नाम है इसका इंस्टॉलर का, कोऑपरेटिव है, अच्छा है। लेकिन बहरहाल फिर भी आपको ये कहूँगा कि आपने अपने तौर पर ख़ुद हर चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करना है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।